हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के सैलरी चैप्टर के अंदर डिडक्शंस और परक्यूसाइड्स, अनुलाभ इसे बोलते हैं हिंदी में। तो डिडक्शन में कौन कौन सी डिडक्शन आती है हम यहाँ देखेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन आती है, क्योंकि ये सारी डिडक्शन ग्रॉस जो सैलरी होती है उसके अंदर से दी जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम जो हमारी निकलेगी उसके अंदर से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। यह है कटौती, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है यह है कटौती 2019-20 से लागू की गई है और इसकी मैक्सिमम कटौती ग्रॉस टोटल इनकम में से 40,000 रुपये तक की जाएगी। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है इसकी शुरुआत अभी हुई है 2019-20 का जो ईयर है उसके अंदर, और इसमें मैक्सिमम 40,000 रुपीज़ की डिडक्शन दी जाएगी। इसे ध्यान रखना है। जो भी सैलरी 40,000 और या फिर अगर ग्रॉस टोटल इनकम ही कम है तो उसकी मिल जाएगी, पर मैक्सिमम जो लिमिट है वो 40,000 फिक्स कर दी गई, तो 40,000 की इसमें डिडक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। यह कटौती सिर्फ किसे दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे उन्हें ही दी जाएगी। हाँ, जो अपने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ी है, ये सिर्फ वेतन जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उन पर ही अप्लाई होती है। अब यहाँ देखते हैं हम एंटरटेनमेंट अलाउंस हम देख रहे थे, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। इसमें कर मुक्ति की सीमा कितनी है, अलाउंस जितना मिला है वो, या फिर सैलरी का 1/5% और मैक्सिमम 5,000 रुपीज़। सैलरी से आशय यहाँ पर सिर्फ बेसिक जो पे रहेगी उसी से, इसमें कोई DA वगैरह इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रोजगार पर लगाए गए कर, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो कि जिस रोजगार पर जितना भी कर लगाया जाएगा उसकी संपूर्ण राशि क्या होगी, संपूर्ण राशि ग्रॉस इनकम में से इसकी कटौती दे दी जाएगी। तो अब नेक्स्ट आता है हमारे अनुलाभ। अनुलाभ होते क्या है, परक्यूसाइड से अनुलाभ क्या होते हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। अनुलाभ से आशय कर्मचारी को अपनी नियोक्ता से प्राप्त सुविधाओं एवं लाभों से है। अनुलाभ से आशय क्या है, कर्मचारी को अपने नियोक्ता से जो कोई सुविधाएं मिलती है, मान लीजिए फ़ोन की सुविधा हुई या फिर कार की सुविधा ही हुई, इस प्रकार से किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाती है तो वो किस में आ जाएगी, अनुलाभ में। आयकर के लिए केवल वही लाभ एवं सुविधा अनुलाभ माने जाते हैं जो वस्तु एवं सुविधाओं के रूप में दिए जाते हैं और जो कि मुद्रा में मापनीय है। जो इनकम टैक्स की गणना के लिए हम उन्हें ही सिर्फ अनुलाभ मानेंगे, उन्हीं लाभों को जो कि वस्तु एवं सुविधाओं के रूप में दिए जाते हैं, ना कि मौद्रिक रूप में, लेकिन वो मुद्रा में मापनीय अवश्य होने चाहिए। जैसे कि अगर वो जो लाभ और सुविधा है वो मौद्रिक रूप में दी जाएगी तो वो भत्तों के रूप में कैलकुलेट होगी, और बाकी की जो होंगी वो कैसे होंगी, अनुलाभ के रूप में। अब अनुलाभों को कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर हम देखते हैं अनुलाभों को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, जो कि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। सेकेंड है केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ, और थर्ड है हमारा सभी कर्मचारियों के लिए कर मुक्त अनुलाभ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ से। तो इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है किराए से मुक्त रहने के मकान का अथवा रियायती दर पर रहने के लिए दिए गए मकान का मूल्यांकन। किराए से अगर मुक्त रहने के लिए कोई मकान दिया गया है, कोई सुविधा दी गई है कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा, तो उसकी सुविधा का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, और जो सुविधा का मूल्यांकन आएगा जिसे हम मुद्रा में मापेंगे उसके बाद में वो उसकी ग्रॉस टोटल इनकम में इंक्लूड होगा। तो फर्स्ट हमारा है असुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। असुसज्जित यानी अनफर्निश्ड जो मकान है उसमें क्या रहेगा, जो कि बिना फर्नीचर की सुविधा के हो। फर्स्ट इसमें आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए। तो जो सुविधा का मूल्य है वह राशि होगी जो कि सरकार द्वारा अपने कर्मचारी को रहने के लिए दी गई सुविधा के लिए बनाए गए नियमों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों द्वारा देय होती यदि वह मकान उसे मुफ्त में नहीं दिया जाता। मान लीजिए कोई मकान की सुविधा दी गई है, तो एम्प्लॉयज़ को जैसे क्वार्टर्स वगैरह की सुविधा नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, उसके बदले में कोई ना कोई चार्ज वसूला जाता है, तो वो सुविधा का मूल्य हो जाता है जैसे जो उस क्षेत्र में क्या मूल्य चल रहा है। ये जैसे यहाँ बताया गया है ना कि अगर उसे मकान मुफ्त में नहीं दिया जाता तो उसका मूल्य क्या होता, तो वो ही सुविधा का मूल्यांकन कहलाता है। यदि कर्मचारी द्वारा मान लीजिए किराए के रूप में कोई राशि वसूल कर ली जाती है कर्मचारी से, तो उसे उपरोक्त मूल्य में से घटा देंगे।
मान लीजिए उपरोक्त जो मूल्यांकन किया है हमने नियमों के अनुसार 10,000 रुपये आया, उसमें से 5,000 रुपये कर्मचारी ने चुका दिए, कर्मचारी ने किराए के रूप में दे दिए, तो सुविधा का मूल्यांकन कितना बचा? सुविधा का मूल्यांकन बचा 5,000 रुपये। नेक्स्ट है सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन। सुसज्जित मकान यानी जो फर्निश्ड है, इसमें फर्नीचर की सुविधा है, तो जैसे उपरोक्त मकान का मूल्यांकन किया है उसी तरीके से सुसज्जित मकान की सुविधा का मूल्यांकन भी हम कर लेंगे। फिर प्लस कर देंगे हम उसमें फर्नीचर की सुविधा। फर्नीचर की सुविधा कैसे निकालनी है? अगर नियोक्ता का स्वयं का फर्नीचर है तो मूल लागत का 10%, और अगर फर्नीचर स्वयं का नहीं है तो जो भी किराया नियोक्ता द्वारा चुकाया जाता है उस फर्नीचर के लिए, वो मूल्य हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। सेकेंड है निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी अथवा अन्य कर्मचारी की दशा में, तो यदि असुसज्जित मकान है तो इसमें अलग अलग क्राइटेरिया है। यदि मकान नियोक्ता का स्वयं का है तो क्या होगा? यदि वह मकान ऐसे रेजिडेंशियल मकान जो कि ऐसे एरिया में हो जो कि 25 लाख से अधिक आबादी के शहर में हो, तो क्या होगा? सैलरी का 15% क्या माना जाएगा? उस असुसज्जित मकान का मूल्यांकन। नेक्स्ट है 10 लाख से 25 लाख की आबादी के शहर में अगर है तो सैलरी का 10%, और अगर 10 लाख से कम आबादी के शहर में है तो कितना हो जाएगा? सैलरी का 7.5%। नेक्स्ट हमारा बी पॉइंट है यदि मकान नियोक्ता द्वारा किराए पर या लीज पर लेकर कर्मचारी को दिया जाता है तो अनुलाभ का मूल्य कितना हो जाएगा? सैलरी का 15%। यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स देखने कि यदि मकान स्वयं का है नियोक्ता का और यदि किराए पर है तो सिंपली हमें ये नहीं देखना कि कितनी जो आबादी है नहीं है, ये क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि कौन से शहर में कितनी आबादी है। मान लीजिए मेट्रो सिटीज़ के बारे में बात कर दी इसने, दिल्ली के बारे में, चेन्नई के बारे में, ऐसी जगह की बात कर दी, तो सैलरी का 15% सिंपली हम ले सकते हैं। और क्वेश्चन है उसके अंदर न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये मेंशन भी करेगा कि उस शहर की आबादी कितनी है जिसमें सुविधा दी गई है ये। और यदि किराए पर लेकर या लीज़ पर लेकर दिया गया तो सिंपली हमें जो अनुलाभ का मूल्य है वहाँ देखना ही नहीं है कि कहाँ पर है, कौन से एरिया में, सिंपली सैलरी का 15% हमें लेना है। और उपरोक्त में से यदि कर्मचारी द्वारा कोई भी राशि अगर चुकाई दी जाती है, सीधी सी बात है, कर्मचारी द्वारा किसी भी सुविधा के लिए कोई भी मूल्य अगर चुका दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? उसमें से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है सुसज्जित मकान की दशा में। तो सुसज्जित मकान की दशा में उपरोक्त का मूल्यांकन करके उसमें फर्नीचर किराए पर लिया गया है तो वह मूल्य ये नियोक्ता का होने की दशा में मूल लागत का 10%, वही जो अपने इससे पिछले में पढ़ा था केंद्र सरकार राज्य सरकार कर्मचारी